है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो इंतहाई रहम करने वाला है। ए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, यूएन सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए सलामती कौंसिल का दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाने पर जोर दिया है, जिससे भारत का मजम्मती बयान से भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब हो गया है। यूएन सलामती कौंसिल की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत सलामती कौंसिल का शोहदा के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से इजहार यकजहती। सलामती कौंसिल का दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मजम्मती बयान का मुतालबा चीन ने किया। सलामती कौंसिल के तमाम अरकान के मुत्तफ़िक़ा तौर पर मजम्मती बयान की हिमायत की गई है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के तमाम अरकान का पाकिस्तान से इजहार यकजहती सामने आया है। भारत की जानिब से बयान को रुकवाने की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई। सलामती कौंसिल के मजम्मती बयान से भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब हो गया। भारतीय मीडिया इस मामले पर सलामती कौंसिल की खामोशी का प्रोपेगेंडा कर रहा था। मजम्मती बयान दुनिया की जानिब से मुल्क की इंसदादी दहशतगर्दी हिकमत अमली की तायीद है, जबकि पाकिस्तान वाज़ेह कह चुका दहशतगर्दी के वाक़े में भारतीय खुफिया इदारे मुलव्विस हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया था। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ तज्जियाकार अदनान आदिल साहब मौजूद हैं। अदनान साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। क्या ये पाकिस्तान की सिफारती पॉलिसी का नतीजा है कि क़ौम आलम के सामने भारत का चेहरा बेनकाब हो रहा है? जी, बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है पाकिस्तान की, क्योंकि भारत जो है आजकल सलामती कौंसिल के जो आर्जी मेंबर्स हैं उनमें शामिल है और हाल ही में उसका इंतखाब हुआ है। भारत ने पूरी कोशिश की और भारत की मदद के लिए जर्मनी ने पहले इंटरवेंशन की, जिसकी वजह से ये बयान थोड़ा सा 7-8 घंटे देर में आया, और अमेरिका ने भी इंटरवेंशन की, उससे भी चंद घंटे देर हुई, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं वो कर सके सिवाय इसके कि 8-10 घंटे उन्होंने इसको डिले किया। मकसद ये था उनका कहना ये था कि पाकिस्तान ने चूंकि जो हमला हुआ है कराची में उसका इल्जाम इंडिया पे लगाया है, इस बात से वो नाखुश थे, लेकिन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जो हैं वो बाराबर साबित हुई। चीन ने पाकिस्तान की मदद की और अब पाकिस्तान को चाहिए कि आलमी सतह के ऊपर इस मामले को मजीद उठाए। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को FATF में फंसाया है, पाकिस्तान को भी भारत को एक दहशतगर्दी का स्पॉन्सर मुल्क के तौर पर पेश करना चाहिए दुनिया भर में, और दुनिया को बताना चाहिए कि भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दों को माली मदद दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, असला फराम कर रहा है। ऐसे सबूत मुहैया करने चाहिए। और अफगानिस्तान में जो BLA का हेडक्वार्टर है कंधार में और दूसरी जगहों पर, अफगानिस्तान के पर दबाव डालना चाहिए कि वो इन लोगों के दफातर वहां बंद करे, हेडक्वार्टर्स बंद करे, और जो हमारे मुजरिम हैं जिन्होंने प्लानिंग की इस हमले की उन्हें हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि सलामती कौंसिल की जो करारदाद है उसमें कहा गया है कि वो तमाम मुमालिक जो हैं, ये दुनिया के जितने भी मुमालिक हैं जो इससे मुताल्लिक हो सकते हैं, वो पाकिस्तान की मदद करें दहशतगर्दी से निपटने में। सही। अदनान साहब, सलामती कौंसिल के मजम्मती बयान से भारत की आलमी सतह पर इमेज को कितना नुकसान पहुंचेगा? देखिए, जो उनका बयान जारी हुआ है उसमें भारत का नाम तो नहीं है, वो तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है उसकी दुनिया मजम्मत करती है, और दहशतगर्दी की कोई भी जो शक्ल हो, जिस तरह भी हो, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। और उस बयान में ये कहा गया है कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से ताउन करें दहशतगर्दी से निपटने में, और दहशतगर्दों को और उनके प्लानर्स को अदालत के इंसाफ के कटहरे में लाने में। तो भारत का कोई नाम तो उसमें नहीं लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे उसका इल्जाम भारत पर लगाया। हमारे वजीर खारजा ने, हमारे वजीर आजम ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे, तो उससे भारत की जो आलमी सतह पे बदनामी तो हुई है, क्योंकि जब आपका मुल्क किसी मुल्क का वजीर आजम कोई बयान देता है और किसी दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगाता है, तो दुनिया उसको संजीदगी से देखती है और उसके ऊपर जिस मुल्क पे इल्जाम लगाया जाता है उसका इमेज जो है वो मनफी तौर पर मुतासिर होता है। सही। अदनान साहब, सलामती कौंसिल के मजम्मती बयान से भारतीय मीडिया का झूठ तो बेनकाब हो गया, लेकिन पाकिस्तान के भारत के बारे में बयानिए को कितनी तकवीयत मिलेगी?
جی تقویت ضرور ملے گی. بھارتی میڈیا تو جو ہے وہاں کی حکومت کا پروپیگنڈا کرتا ہے. جب فورن پالیسی اور پاکستان کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کا جو پروپیگنڈا تھا پہلے تو یہ تھا کہ دہشت گرد حملہ ہوا, کوئی مذمتی بیان اقوام متحدہ سے نہیں آیا, تو اس پہ وہ بغلیں بجا رہے تھے خوشی سے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو پریس سٹیٹمنٹ ہے وہ جاری نہیں ہو رہی ہے اور اس میں رکاوٹ آ رہی ہے. اس میں جرمنی نے اعتراض کیا ہے, اس پہ امریکہ نے انٹروین کر دیا ہے, لیکن یہ سب کوششیں ناکام ہو گئیں. جرمنی نے بھی انڈیا کے ساتھ چونکہ ان کے تجارتی تعلقات ہیں, معاشی تعلقات ہیں, صرف اتنا کیا کہ وہ 7-8 گھنٹے کے لیے پریس سٹیٹمنٹ دیر ہو گئی, اس سے زیادہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت ملے گی, لیکن اگر ہم اس کا فالو اپ کریں گے, اگر اس کے اوپر مزید جو ہے دنیا میں اپنا پروپیگنڈا کریں, اس میں دنیا کو کنونس کریں, اس کو شواہد دکھائیں کہ بھارت جو ہے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے, اور صرف یہ جو کراچی کا واقعہ نہیں اور بہت سے واقعات جو ہیں جیسے کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں واقعات ہوتے رہتے ہیں اور بلوچستان میں ہوتے ہیں اور کراچی میں, ان سب میں بھارت کی جو ہے انوالومنٹ ہے. ہم نے بھارت کے ایجنٹ کلبھوشن یادیو کو بھی پکڑا تھا, وہ یہاں پہ ایک پورا نیٹ ورک دہشت گردی کا بنا چکا تھا. ہمیں اپنے بیانیے کو پوری دنیا کے سامنے زیادہ مؤثر انداز سے رکھنا چاہیے. صحیح, ہمیں اپنے بیانیوں کو پوری دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں رکھنا چاہیے. عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کی فائرنگ سے شہید بزرگ شہری سپرد خاک, سینکڑوں افراد نماز جنازہ میں شریک ہوئے, فضا سوگوار, ہر آنکھ اشکبار. شہریوں کے قتل کے بعد مقبوضہ وادی میں مظاہرے کیے گئے. مظاہرین نے کہا کہ ہم کیا چاہتے آزادی کے نعرے بھی لگائے, جبکہ مظاہرین نے قابض بھارتی فوج کی گاڑی کا بھی گھیراؤ کر لیا. معصوم نواسہ کی آنکھوں کے سامنے بزرگ نانا کو گاڑی سے اتار کر گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا. مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کی فائرنگ سے شہید بزرگ شہری سپرد خاک, سینکڑوں افراد نماز جنازہ میں شریک ہوئے, ہر آنکھ اشکبار, فضا سوگوار ہو گئی. شہریوں کے قتل کے بعد مقبوضہ وادی میں مظاہرے کیے گئے. مظاہرین نے ہم کیا چاہتے آزادی کے نعرے بھی لگائے. مظاہرین نے قابض بھارتی فوج کی گاڑی کا بھی گھیراؤ کر لیا, جبکہ معصوم نواسہ کی آنکھوں کے سامنے بزرگ نانا کو گاڑی سے اتار کر گولی مار کر شہید کیا گیا تھا. پاس لے کے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کا ظلم و ستم تمام حدیں پار کر گیا. معصوم نواسہ کی آنکھوں کے سامنے بزرگ نانا کو گاڑی سے اتار کر گولی مار کر شہید کیا. 3 سالہ بچے کا ایک اور ویڈیو بیان سامنے آ گیا. درندوں نے کیسے گولی چلائی, معصوم بچے نے سب کچھ بتا دیا. بزرگ شہری کے بیٹے کا کہنا ہے کہ والد کو کار سے اتار کر گھسیٹا گیا اور پھر گولی مار دی گئی. چناروں کی وادی میں پھولوں کے نوحے, مقبوضہ وادی میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے نانا کا قتل. انسانی حقوق کے علمبرداروں کا ضمیر جگانے کے لیے چلا رہا ہے. باپ کی آغوش. مقبوضہ وادی میں خون آلود لاش کے سینے پر بیٹھی معصومیت درندگی کو کھلا چیلنج دے رہی ہے. تم غروب ہو رہے ہو, میں طلوع ہو رہا ہوں.
सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली 3 साला कश्मीरी बच्चे की वीडियो ने इंसानी हुकूक के पहरेदारों को एक बार फिर पुकारा है। देखो खूनखार इंतहा पसंद नजरिया कैसे खून की होली खेल रहा है। इसके सामने बच्चे बूढ़े का कोई फर्क नहीं, इसको खून चाहिए, सिर्फ खून। मकबूजा वादी में बनाई गई कैद में नंग इंसानियत भारतीय काबिज फौजियों ने नन्हे बच्चे के सामने उसके नाना को गाड़ी से उतारकर गोलियों से छलनी कर दिया। ये कहानी सिर्फ मकबूजा वादी में नहीं लिखी जा रही, इसके बाद फलस्तीन से शाम और अफगानिस्तान तक रकम किए जा रहे हैं। शामी बच्चे ऐलान की तस्वीर ने आलमी साम्राज्य को पुकारा था। बच्चे की समंदर किनारे पड़ी लाश ने मगरिबी हुक्मरानों को झंझोड़ के रख दिया था, लेकिन मुस्लिम उम्मा का ज़मीर न जगा सकी। फलस्तीन में इस्राएली फौजियों ने बाप की आगोश में बैठे बच्चे को गोलों से भून डाला, लेकिन मुसलमान हुक्मरान अपनी अय्याशियों के लिए यहूद और नसारा के साथ दोस्तियां बनाने और कारोबार चमकाने की गर्ज से आंखें मूंदे मुस्कुराहटे लबों पर सजाए शराब तहूरा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अफगानिस्तान में बच्चों के अस्पताल पर दहशतगर्दों ने खून की होली खेली। आहो बुका करती माएं और खून में लथपथ बच्चों की बेचारगी में लिपटी सिसकियां भी दुनियाए इस्लाम के ठेकेदारों को मुतवज्जह न कर सकी। दुनिया भर में रोजाना हजारों मासूम बच्चे इंतशार, बदअमनी, दहशतगर्दी, जंगों और जबरी बेदखलियों का शिकार हो जाते हैं। मगरबी दुनिया का ज़मीर तो इन मासूम चीखों से जागेगा नहीं, लेकिन दुनिया की अय्याशी की लालच की थपकियों से सोया हुआ मुसलमान ममालिक का ज़मीर भी जागने को तैयार नहीं। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के मजीद 4,339 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 2,17,809 तक जा पहुंची। मजीद जानेंगे सज्जाद काजमी से। जी सज्जाद। आए रोज कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है और अब 4,339 नए कोरोना के केसेस के बाद अब मजमूई तादाद जो है वो 2,17,809 तक जा पहुंची है और अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। 78 नई अमवात के बाद अब तक जो मजमूई अमवात है उस बार में 4,473 तक जा पहुंची हैं। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए सूबों के हवाले से तो सबसे ज्यादा जो लीड कर रहा है वो सिंध का सूबा है, जहां से 86,795 केसेस कोरोना के अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। अब पंजाब से 77,740 कोरोना के मुस्बत केसेस जो है टेस्टों के बाद रिपोर्ट हुए हैं और इस तरह इस्लामाबाद से भी जो है कोरोना के केसेस आने का सिलसिला जारी है और 13,082 केसेस अब तक जो है इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत सामने आ चुके हैं। अब बलूचिस्तान से 10,608 और जम्मू कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर से जहां से 1,135 केसेस अब तक जो है सामने आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 26,938 और गिलगित बल्तिस्तान से 1,511 कोरोना के मुस्बत केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। मजमूई तौर पर अमवात 4,473, जबकि अब तक जो है 2,723 मरीज इस वक्त भी जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में जो जेरे इलाज हैं और कोरोना के नबर आजमा है। इसमें अगर देखा जाए तो 1,04,694 जो मरीज हैं कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं और घरों को लौट चुके हैं। इस वक्त भी मजमूई तौर पर जो है अमवात की तादाद में साथ साथ जो है कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। टेस्टिंग कैपेसिटी भी दोबारा से जो है उसको रीएक्टिवेट किया जा रहा है। पहले वो बढ़ाई जा रही थी, इस बार फिर काम की गई। सिंध में अब दोबारा से जो है टेस्टों की जो इस्तादात है वो दोबारा से बढ़ाई जा रही है, जिसके बाद केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और अब जो है सिंध 86,000 तक पहुंच चुका है, जबकि पंजाब 77,740 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। जी सज्जाद बताएगा टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास? टेस्टिंग कैपेसिटी में भी दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल। पहले तो कोरोना की जब वबा स्टार्ट हुई तो उस वक्त यही कहा जा रहा था कि हमारे पास किट्स का फुकदान है जिसमें से केसेस हम जो है टेस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके बाद जैसे ही NDMA की जानब से और सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काजमी। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 जुलाई तक तौसी कर दी। इस दौरान दुकानें 5 रोज खुली रहेंगी, जबकि कारोबार सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक करने की इजाजत होगी। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। अशरफ बताएगा जिन इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया वहां की क्या सूरत हाल है? जी देखें, गुज़िश्ता जो है 15 दिन पहले जो है हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र मुख्तलिफ
अजला की यूनियन काउंसिल्स को लॉक डाउन किया गया था। स्मार्ट लॉक डाउन के तहत जो 15 रोज वो इलाके मुकम्मल तौर पर सील थे, जबकि गुज़िश्ता रोज जैसे ही लॉकडाउन की जो मियाद थी वो ख़त्म हो रही थी तो हुकूमत सिंध ने इसको मज़ीद बढ़ाते हुए उसमें तोसी कर दी है। 15 रोज़ के लिए मज़ीद उन इलाकों को सील कर दिया गया है। कारोबारी सरगर्मियाँ भी बंद कर दी गई हैं, जबकि शहरियों की नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद की गई। इस वक्त मैं सदर के मेन मरकज़ी बाज़ार के सड़क पर मौजूद हूँ, जो भी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। तमाम दुकानें बंद हैं और जो शहरियों की आमदोरफ्त है उस पर भी पाबंदी है, जबकि मुख्तलिफ शहर के दीगर जो इलाके हैं जहाँ पर लॉकडाउन किया हुआ है वहाँ पर भी जो दाखिली खारजी रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर रुकावटें लगा के बंद किया हुआ है। इसके अलावा शहर कायद की मुख्तलिफ जो आबादियाँ थी जहाँ पर लॉकडाउन किया गया था तो वहाँ से कोरोना वायरस के जो केसेस थे वो कम रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे, जिसको मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत ने मज़ीद इसमें तोसी कर दी। इस वक्त भी कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये पूरा शहर का मेन मरकज़ी जो है कारोबारी मरकज़ है और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर दुकानें तमाम बंद हैं। ज़ैनब मार्केट, ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट, सदर बोरी बाज़ार से मुल्हका जितनी भी बाज़ार हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हुकूमत सिंध के मुताबिक जो लॉकडाउन किया गया है इससे फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मज़ीद 15 दिन के लिए इसमें तोसी कर दी है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस के पेशेंट्स के हवाले से तो मजमूई तौर पर सिंध में 86,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा 1400 से ज़ायद जो है लोग कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं, अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और रोज़ाना के बुनियाद पर जो पहले केसेस रिपोर्ट हो रहे थे 4,000 साढ़े 4,000 के करीब, अब वो कम होते जा रहे हैं। तकरीबन 1900 गुज़िश्ता रोज़ जो है कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जी अशरफ, ये भी बताएगा कि जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है वहां पर लोगों के लिए अशिया ज़रूरिया की जो चीजों की फराहमी को कैसे मुमकिन बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो लॉकडाउन जिन इलाकों में लगाया गया है वहाँ पर सिर्फ जो है दीगर कामों की दुकानें जो है दीगर चीज़ों की दुकानें बंद हैं, लेकिन खाने पीने की अशिया खुर्दनूश और परचून की दुकानों को खोला गया है, खोल कर रखा गया है ताकि जो शहरी हैं वो राशन खाने पीने की चीज़ें आसानी से ले सकें। लेकिन उन पर भी यही हुक्म लागू है कि वो सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी और उसके बाद बंद रहेंगी, जबकि रेस्टोरेंट, शादी हाल्स और दीगर जो इस तरह के कारोबार हैं वो भी मुकम्मल तौर बंद हैं, जबकि रेस्टोरेंट्स पर 11 बजे तक, रात 11 बजे तक जो टेक अवे डिलीवरी है वो जो है उसकी इजाज़त होगी। जी सही। कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी के बाद इस्लामाबाद जिला इंतजामिया ने सेक्टर I-8 और I-10 को डी सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्टर्स को आज शाम 7 बजे डी सील कर दिया जाएगा। विफाकी दारुल हुकूमत में स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतर नताइज सामने आने लगे। कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी आने के बाद जारी कर दिया। सेक्टर्स को आज शाम 7 बजे डी सील कर दिया जाएगा। विफाकी दारुल हुकूमत में स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतर नताइज सामने आने लगे। कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी आने के बाद जिलाई इंतजामिया ने सील किए गए मुतादिद इलाके खोलने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक I-8-3, I-8-4 और I-10-2 को आज शाम 7 बजे डी सील कर दिया जाएगा, जबकि I-8 और I-10 मरकज जुम्मे के रोज सुबह सवेरे खोले जा सकते हैं। ताहम खोले गए इलाकों में दफा 144 का नफाज जारी रहेगा और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिलाई इंतजामिया फौरी और सख्त एक्शन लेगी। लॉकडाउन के बायस बेरोजगारी और तेजी से बढ़ती हुई महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके का जीना मुहाल कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी मजदूर उन हालात में शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील।
जी बिल्कुल, लॉकडाउन 2.5 महीने से जो हमारा दिहाड़ीदार तबका था काफ़ी परेशानी का शिकार था, और उसके बाद जो हुकूमत की जानिब से तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई जो हुकूमत से काबू नहीं हो रही थी, उसके बाद जो मजदूर का इस वक्त जो पिस रहा है उनका बहुत बुरी हालत इस वक्त हुई हुई है। दिहाड़ीदार तबका जो इस वक्त काफ़ी परेशान है। इस वक्त मौजूद लाहौर के स्कीम मोड़ पर यतीम खाने पर मजदूर और हज़रा बरादरी मेरे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप लोग इन हालात में महंगाई के बावजूद काम आप लोगों के पास है नहीं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? कुछ लोग नान बांटने आ जाते हैं, कुछ चावल बांटने आ जाता है, वो वहाँ से लेते हैं, हम अपनी बाल्टियों में रखते हैं 5-5, 6-6 पैकेट और जाके अपने बच्चों को खिलाते हैं। घर में जाते हैं, किराएदार वाला मकान मालिक जो है वो कहता भी किराया तो बत्ती का बिल आ गया, फलान आ गया, ढींगा आ गया। उसके बाद जो आता है 1030 रुपये का तोड़ा मिल रहा है। अब आप ये बताइए, हम रोके तो थोड़ा बता सकते, हमारी आंखों में पानी इतना आया हुआ है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तमाम पाकिस्तानी भाइयों की बात कर रहा हूँ कि इस टाइम हालात के साथ ऐसे हुए हैं कि मरने वाला हाल हो रहा है। सबके यहाँ पे यही हाल है, यही सबके रोना। और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, बताइएगा कि 600-700 रुपए दिहाड़ी आप लोगों को मिलती है, हुकूमत की जाने से 12,000 रुपये भी एहसास है प्रोग्राम के तहत मिले थे, वो लोग मिले वो आपको, उसके बाद कोई आपकी मुश्किलात कमी हुई नहीं? देखो जी, असी मैसेज किया 12,000 का, ठीक है, सानू तकरीबन 1.5 महीने बाद मैसेज आया कि जी तुसी ना हिल जे, ना तो कोई मेरे ना कोई गड्डी है, ना कोई प्लाट है, ना कोई मेरी कोई हसीयत हैगी है कि मेरे को कोई चीज़ होंगी प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, लेकिन 12,000 उन्होंने मिल रहा वा जेडे सब हसीयत ने, जिन्हों के अपने प्लाट ने, अपने घर ने, गड्डियां ने, कारां ने। मजदूरों तो किसी 100 चों कोई 5 मिलया होएगा, ठीक है, लेकिन मैं जितों पैसे मिलते हैं उतों मैं जाके पता किया, उन्होंने मैं मैसेज विखाया कि यार मैनू ना हेल का मैसेज आया उन्होंने। जी बिल्कुल, यही इस वक्त सबका यही कहना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के स्कीम मोड़ पे, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में रोजाना मजदूर जो आते हैं वो आके दिहाड़ी ढूंढते हैं, रोजी ढूंढते हैं, और कुछ उम्मीद है वो यही बांध के आते हैं कि आज उन्हें रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी और अपने बच्चों के लिए घर खाना लेके जाएंगे। लेकिन महंगाई की वजह से इन मजदूरों की जो है बुरी तरह कमर टूट चुकी है, और ये हुकूमत से यही मुतालबा करते हुए नजर आ रही है किसी तरीके से इनकी मुश्किलात में जो है वो कमी की जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। गुजरांवाला में प्राइवेट लेबोरेटरीज और निजी एयरलाइंस का गठजोड़, ओवरसीज पाकिस्तानी से कोरोना वायरस के टेस्ट की आड़ में हजारों रुपए लूटे जा रहे हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी एयरलाइंस मखसूस लेबोरेटरी से टेस्ट का कहते हैं। इसी हवाले से जानेंगे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली इकबाल से। जी अली, क्या मामला है, ये आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत की जानब से ओवरसीज पाकिस्तानी को सहूलियात के 12 दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इधर दिखाई गया कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल जरीरो खुवार हो रहे हैं। निजी एयरलाइंस और निजी लेबोरेटरी की जानब मिली भगत से जो है कोरोना टेस्ट की मद में जो हजारों रुपए, लाखों रुपए बटोरे जा रहे हैं। इसी वजह से हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि हम यहाँ आए, 1 जुलाई की हमारी फ्लाइट थी, उन्होंने कहा टेस्ट कराओ, टेस्ट करवाया, 40,000 हमारा लग गया टेस्ट पे। पहले कहते हैं बच्चों का भी होना है, बच्चों का कराया है, अब आके हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आगे से कह रहे हैं दोबारा आपने टेस्ट करवाने, आपका वैलिड नहीं रहा है। अब दोबारा हम पैसे भरे, पता है हम पैसे लेके किधर से आए, हमें इतना बता दीजिए, फ्री करना है तो हमें बार बार बताएं। आते हैं, खाली औरत आई है, उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी है, जो करना कर ले, ये करो ये करो, ये कोई तरीका है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी काफी गमो गुस्से में थी। उन्होंने जो वेला जो है इस बात का इजहार किया कि ये वाकई माफिया है, जो कि ना तो ये सहूलियात को फराहम कर रहे हैं और जो बेतहाशा जो है वो पैसे अवाम से जो बटोर रहे हैं। इस हवाले से इसके साथ साथ मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ना तो यहाँ पे बैठने के लिए कोई सहूलियात फराहम की गई है, ना जिली इंतजामिया की जानिब से इन्हें कोई किसी चीज का पाबंद किया गया। कस्टमर को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, जबकि बाहर जो है इनके लिए सीटिंग के लिए कोई इंतजाम नहीं रखा गया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। सुप्रीम कोर्ट में आज शुगर इंक्वायरी कमीशन मामले पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत आज होगी। आगा इफ्तिखारुद्दीन वीडियो तौहीन अदालत अज खुद नोटिस की समाअत भी आज होगी। मजीद जानेंगे सहरिश खान से। जी सहरिश। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्तलिफ अहम मुकदमात की समाअत की जाएगी। मुकदमात की तफसील बताते चलूँ, शुगर इंक्वायरी कमीशन मामले पर वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी। इसके अंदर कहा गया था, इस्तदा की गई थी कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का जो हुक्म है उसको कलअदम करार दिया जाए। साथ ही इस दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सिंध हाई कोर्ट ने सिर्फ एक वकील को एक फरीक को
सुना और वफाकी हुकूमत को सुने बगैर ही शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिलीफ फराहम कर दिया। ये भी कहा गया है कि एक ही फरीक को सुनकर हुक्म इम्तना जारी नहीं किया जा सकता, जबकि ऐसे ही मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये हुक्म जारी कर चुकी है कि शुगर मिल्स का कोई के हकूक जो है वो मुतासिर नहीं हुए। तो इस सिंध हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म का भी अपने ऑर्डर के अंदर जिक्र नहीं किया और सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्म है, हुक्मनामा इस मामले के ऊपर कदम करार दिया जाए। इसके अलावा आगा इफ्तिखारुद्दीन वीडियो तौहीन अदालत तस्खुद नोटिस की भी समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस मामले के ऊपर तस्खुद नोटिस लिया था। आगा इफ्तिखारुद्दीन की वायरल वीडियो का नोटिस लिया गया था। इसके अंदर वो जजेस और अदालत के हवाले से तो इंतहाई तौहीन आमेज गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई थी और इस केस की गुज़िश्ता समाअत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आगा इफ्तिखारुद्दीन को नोटिस जारी किया था, जबकि DGFI को भी नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था। जी सही, बहुत शुक्रिया सहरिश खान। पेशावर में तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन। सड़क किनारे तजावुजात की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, मगर अब उन अफराद के खिलाफ जिला इंतजामिया ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें पेशावर में सबसे बड़ा जो मसला था वो गैर कानूनी तजावीज़ात का था। पेशावर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोड किनारे पर जो लोग थे उन्होंने तजावीज़ात कायम की हुई थी, जिसकी वजह से जो आमदोरफ्त में जो शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जिस पर जिला इंतजामिया ने अब कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। गुज़िश्ता रोज से पेशावर शहर को एक बार फिर फूलों का शहर बनाने के लिए जो है वो दावे किए जा रहे हैं। जगह जगह पर जो है वो कार्रवाइयां की जा रही हैं। जो रोड किनारे तजावीज़ात गैर कानूनी कायम की गई थी उनके खिलाफ जो है भरपूर एक्शन लिया जा रहा है। अब तक तकरीबन 35 से ज्यादा अफराद जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पेशावर शहर हो या पेशावर शहर के जो बाहर के इलाके, सदर, यूनिवर्सिटी रोड, अशनगरी बाजार, चौकियात गार, किस्सा ख्वानी, इन इलाकों में जो है वो तजावीज़ात के खिलाफ भरपूर तौर पर जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो ऑपरेशन जारी है। और उनका यही कहना है कि पेशावर शहर में किसी किस्म को जो तजावीज़ात हैं वो नहीं माने जाएंगे। जो रोड किनारे खुद साख्ता लोग जो बैठे हुए हैं और अपना कारोबार चमका रहे हैं, उनके खिलाफ खसूसी जो है वो कार्रवाई की जा रही है कि रोड जो है वो खुले रहे, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी जो है वो बरकरार है। मगर तजावीज़ात कायम हो जाने की वजह से सबसे बड़ा मसला एक तो तजावीज़ात का है, दूसरा जो है रोड जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, मिनटों का सफर जो है वो घंटों में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से भी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जिला इंतजामिया जो है वो तो गैर कानूनी तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी किए हुए हैं, दूसरी जानिब जो है पेशावर शहर के एक बार फिर फूलों का शहर बनाना है, तो गैर कानूनी जो पार्क्स में जो तजावीज़ात कायम किए गए उनको भी मासमारी का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त मैं पेशावर के पर्दाबाग में मौजूद हूं। ये वो बाग है जो सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए जो है मुख्तस किया गया था, क्योंकि पेशावर में गिनती के ही पार्क हैं, मगर अब इस पार्क को भी जो है वो मासमारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन हमजा आपको बता सके तो मेरे बिल्कुल अकब में ही बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, उसको जिला इंतजामिया की जानिब से और हुकूमत की जानिब से जो है वो गिराया जा रहा है। यहाँ पर फैमिलीज जो थी वो आती थी, सिर्फ खवातीन के लिए पार्क बनाया गया था, मगर अब बच्चों के लिए यहाँ पे झूले लगाए गए थे, तो झूलों को भी जो है वो गिरा दिया गया और ये कहा जा रहा है कि इस पार्क को मजीद शालीमार बाग के साथ जो है वो मिला दिया जाएगा और उसको कुशादा करने के लिए पर्दाबाग को जो है वो शालीमार में एडजस्ट कर लिया जाएगा। 3 महीने का प्रोजेक्ट जो है वो बताया जा रहा है, मगर हम देख रहे हैं कि दूसरा हफ्ता जो है वो शुरू हो चुका है, मगर यहाँ पर जो काम जो है वो शुरू नहीं हो सका। 33 करोड़ रुपए की लागत से जो है इस पार्क पर मंजूरी की गई थी, मगर हम देख रहे हैं कि किसी किस्म के कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे और खासतौर पर जो खवातीन के जो पार्क्स हैं उनको नुमाया कमी देखने में आ रही है। दूसरी जानिब जो है जिला इंतजामिया जो है वो तफरीही मकामात पर जो है वो ज्यादा तवज्जो देने का दावे तो करती है, मगर जो गिनती के चंद पार्क्स हैं उनको खत्म किया जा रहा है, जो कि एक पेशावर के शहरियों की जो दिलचस्पी के लिए वो मनाजिर जो है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कोरोना वायरस के खौफ अवाम ने खुद को घरों तक महदूद किया तो तफरीही मकामात वैरान और मुतासिर होने लगे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आशिक कुरैशी से। जी आशिक कुरैशी, बताइएगा। बिल्कुल, लॉकडाउन के हवाले से बात करेंगे। लॉकडाउन के हवाले से कौन सा ऐसा कारोबार है या कौन सी ऐसी जगह है जो डिस्टर्ब नहीं हुई या मुतासिर नहीं हुई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक गार्डन में जो अजवा के नाम से जाना जाता है, जो पब्लिक पॉइंट भी है, पिकनिक पॉइंट भी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये एक सैर व सयाहत के हवाले से या घूमने फिरने के हवाले से बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये भी बंद पड़ा हुआ है। आइए कितना मुतासिर हुआ है यहाँ पर जो इसको चलाने वाला अमला है, वही उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे इस हवाले से। जी मैं अजवा
गार्डन के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि ये इदारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो जो है ना लॉकडाउन की वजह से ये बंद पड़ा हुआ है, काफ़ी अरसा हो गया बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो मज़दूर काम करते हैं वो भी जो है ना मुतासर हैं, घर बैठे हुए हैं। तो लिहाजा मैं जो है ना दुआ कर सकते हैं इस बीमारी से कि जो है ना अल्लाह ताला हमें जल्द जो है ना इस बीमारी से निकाल दे। और जो है ना बाकी आप देख रहे हैं माशाल्लाह इदारा भी बहुत अच्छा बना हुआ है। जैसा कि लॉकडाउन के हवाले से उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी जगह है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये भी घर बैठे हुए। एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे इस हवाले से, बच्चों के हवाले से, घुमाने के हवाले से। गार्डन जो है बहुत प्यारा है और बच्चे यहाँ आते थे बड़े खुश होते हैं, लेकिन बीमारी की वजह से जो है वो बच्चे घरों पर महसूर हैं। तो इंशाल्लाह जब बीमारी खत्म होगी थी हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। जैसा कि घूमना अपनी जगह और पब्लिक पॉइंट पर आकर एंजॉयमेंट करना अपनी जगह, लेकिन सेहत भी जो है बड़ी चीज़ है कि जान है तो जहान है। सेहत होगी तो सब चीज़ें देख भी लेंगे, घूम भी लेंगे, फिर भी लेंगे। तो लॉकडाउन की वजह से ये पॉइंट भी जो है बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आशिक कुरैशी। शेखुपुरा में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाने लगा। डोमिसाइल ब्रांच में आने वाले साइलिन को हाथ धोने और सैनिटाइज करने की मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाती है और जल्द अज जल्द उनका काम मुकम्मल कर दिया जाता है। मजीद जानेंगे मेहरान अजाज से जो इस ब्रांच में मौजूद हैं। मेहरान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डोमिसाइल ब्रांच शेखुपुरा में, जहां पर करप्शन फ्री पाकिस्तान के नजरिए से काम हो रहा है। और एसओपीज के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर एसओपीज के हवाले से प्रॉपर हाथ सैनिटाइज करने का और मास्क के बगैर किसी को अंदर ना जाने का इंतजाम किया गया। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर किस तरीके से काम उन्होंने करवाया और कितने देर में फारिग हो गए हैं। जी बताइए। जी हम डोमिसाइल ब्रांच में अपना काम करवाने के लिए आते हैं और पहले नंबर पे तो जो मास्क के बगैर अंदर नहीं आने देते और हैंड वॉश करवाते हैं। इसके बाद हैंड सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल किया जाता है और इधर कोई किसी किस्म का मसला पैदा नहीं होता। 5 मिनट के अंदर डोमिसाइल ब्रांच वाले फ़ोटो वगैरह लेकर वापस कर भेज देते हैं और किसी किस्म के साइल को परेशानी का सामना नहीं करने देते। जी बिल्कुल, शहरी का भी यही कहना है कि यहाँ पर किसी साइल की कोई परेशानी भी हो तो वो 5 मिनट में हल कर उसे वापस भेज देते हैं। जी बहुत शुक्रिया मेहरान एजाज। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में पेट्रोल की कीमतें ज्यादा होने से लोकल ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 रुपए का खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा होने से जो ट्रांसपोर्ट की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त पेशावर के मेन जीटी रोड पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो गुजरती हैं, यहाँ से लोकल गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं। बस है, वैगन जो है वो यहाँ से गुजरती है। अगर इनके किराए के हवाले से बताता चलूँ, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें 10 रुपये जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिससे जो शहरी है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि एक तो गर्मी भी है, दूसरी जानिब जो खुदसाख्ता इजाफे से आए रोज़ ड्राइवर हजरात और जो कंडक्टर हैं उनके साथ तू महमे भी होती है। इसी तरह अगर दूसरे यहाँ से जो पेशावर से जो दूसरी अजलात गाड़ियाँ जाती हैं उसमें 50 रुपये जो है वो खुदसाख्ता इजाफा। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो किराए जो है वो कम नहीं किए जाते, जबकि पेट्रोल जब महंगा हो जाता है तो उसमें डबल जो है वो किराए महंगे किए जाते हैं। इस पर जो है वो नोटिस लिया जाए, जबकि जो नोखनामा है उसके मुताबिक किराया जो है वो वसूल किया जाए ताकि आए रोज़ की तू महमे से जो है वो बच सके। इसी तरह उनका ये भी कहना है कि हुकूमत से अपील की जाती है कि किराए के नोखनामे में जो है वो कमी की जाए ताकि गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। जी गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। अवैस महमूद आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पेशावर में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू तो हो गया, लेकिन बरसाती नालों की सफाई ताहाल नहीं की जा सकी। शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानेंगे वाजिद शहजाद से। जी वाजिद। जी बिल्कुल, पेशावर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू होने को है, लेकिन पेशावर में जो बरसाती नाले हैं वो मसला गंभीर शक्ल इख्तियार कर गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार में। अगर मेरा कैमरामैन बताता चले तो मेरे अकब में जो है ये बरसाती नाला है जिसे शाही कट्ठे के नाम से पहचाना जाता है। जो इस कट्ठे में जो है दूर दराज से जो दूसरे इलाके हैं वहाँ से गंद तमाम जो फजला जात होते हैं वो इसी नाले से होता हुआ दरियाई काबल में गिरता है।
مونسون کی بارشیں شروع ہونے والی ہیں. بارشوں سے جو ہے یہ کٹھا جو ہے فل پانی سے بھر جاتا ہے. لیکن دوسری جانب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میرا کیمرہ مین بتاتا چلے تو جو لوگ ہیں, جو نشئی افراد ہیں, یہاں پر اپنا نشہ جو ہے مکمل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. دکاندار حضرات کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ جو WSSP ملازمین ہیں وہ یہاں پر آ کر نہ اس نالے کی صفائی کرتے ہیں. جو دوسرے انتظامیہ ہیں, ضلع انتظامیہ سے بھی بار بار انہوں نے اپیل کی ہے کہ جو نالا ہے اس کو صفا کیا جائے, چونکہ مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے پانی بھی بھر جاتا ہے. یہ نالا بھرا ہوتا ہے, یہاں سے گند ہوتا ہوا ان دکانوں کی طرف بیچ جاتا ہے, جس کی وجہ سے دکاندار حضرات کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. جو یہاں کے جو رہائشی ہیں انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ WSSP کو جو ہے بار بار کہنے کے مطابق بھی یہاں پر صفائی نہیں کی جا رہی, انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر صفائی نہیں کی جا رہی, جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ واجد شہزاد. لاہور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا اور چینی نایاب ہو گئی. بنیادی اشیاء کی عدم دستیابی سے خریدار شدید پریشان ہو گئے ہیں. مزید جانیں گے سید وقار حسین سے. جی وقار. جی بالکل, ملک بھر کی طرح لاہور میں چینی کا جو بحران ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. عام مارکیٹ میں بھی چینی نایاب ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے عام شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن یوٹیلیٹی اسٹور پر بھی بدقسمتی سے چینی دستیاب نہیں ہے, جس کی وجہ سے عام شہری کافی پریشان ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. زیادہ تر شہری ایسے ہیں جو یوٹیلیٹی اسٹور کا رخ کرتے ہیں صرف چینی خریدنے کی خاطر, لیکن چینی کا صرف اور صرف قیمت کا بورڈ لگایا گیا ہے کہ 68 روپے فی کلو گرام میں چینی ملے گی, لیکن بدقسمتی سے یوٹیلیٹی اسٹور پر چینی نہیں ہے. شہری شدید پریشان ہے. میرے پاس اس وقت خریدار موجود ہیں جو چینی خریدنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ اس والے سے کیا کہنا چاہیں گے. جی آپ بتائیے گا کہ عام مارکیٹ میں تو چینی غائب ہے, جہاں چینی مل رہی ہے وہ 90 روپے دے رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے یوٹیلیٹی اسٹور پر بھی چینی نہیں مل رہی. لوگوں نے چھپا لی چینی, بیٹا کتنا کوئی نہیں دے رہا چینی. چینی تھی لیکن لوگوں نے چھپا لی, اس لیے جڑی چیز مہنگی ہوتی ہے تو ویسے ہی تو کرتے ہیں, چینی نہیں دیتے ہیں. اچھا, یہ حکومت کا اسٹور ہے یوٹیلیٹی اسٹور, یہاں تو چینی ملنی چاہیے تھی نا آپ کو. یہاں ملنی چاہیے تھی لیکن ادھر بھی نہیں مل رہی. ادھر بھی جو پہلی روزوں میں آتے تھے تو چینی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, بالکل چینی ختم کر دی. ادھر بھی بالکل چینی نہیں ہے. تو غریب روٹی نہیں کھا سکتا بیٹا, کیا کرے گا غریب, کچھ بھی نہیں ہے. نہ چینی ہے, آٹا مہنگا ہے, ہر چیز مہنگا. پٹرول جو ہے انہوں نے سستا کیا تو وہی مہنگا. سبزیاں مہنگی ہو گئی, اب جو سستی تھی ہر چیز کو آگ لگا دی. میرے پاس اور بھی خریدار موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی آپ بھی بتائیے گا, آپ بھی چینی خریدنے کے لیے آئے ہوئے تھے. یہ میری والدہ ہے, میں اپنی والدہ کے ساتھ آیا ہوں. ہم کل یہاں پہ آئے تھے تو اسٹور بند ہو گیا تھا, تو ان سے چینی کا پوچھا, انہوں نے کہا چینی مہنگی ہو گئی. جس طرح پٹرول مہنگا ہو گیا تو سستا ہوا تھا, نہیں مل رہا تھا, مہنگا ہو گیا, ہر چیز مل رہی ہے. اسی طرح انہوں نے کہا چینی بھی مہنگی ہو گئی ہے تو چینی آپ کو نہیں ملے گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے, تو کیا کر سکتے ہیں. ویسے ہر بندے کے پاس چینی پڑی ہوئی ہے, ہر بندہ ہی بلیک کر رہا ہے, ہر بندے نے رکھی ہوئی ہے. اچھا, عام مارکیٹ میں بھی چینی نہیں مل رہی ہے. مارکیٹ میں بہت کم ہے ابھی, جن کے وہ مہنگی بیچ رہے ہیں. کوئی 100 روپے بیچ رہا ہے, کوئی مطلب 90 روپیز بیچ رہا ہے. جس کا جتنا ہو رہا ہے اتنا تک وہ بیچ رہا ہے. کیا مطالبہ کریں گے؟ مطالبہ یہی ہے حکومت سے کہ مطلب حکومت ماڑا بندہ ہی پیس رہا ہے, امیر بندے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. غریب بندہ ہے, جس نے کمانا ہے, جس نے کھانا وہ پیس رہا ہے بس. جی آپ نے سنا ہے کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر یوٹیلیٹی اسٹور پر چینی کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے. عام مارکیٹ میں بھی بدقسمتی سے چینی نہیں مل رہی ہے, لیکن جو حکومتی اسٹور ہیں یوٹیلیٹی اسٹور, یہاں پر حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر چینی فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. بہت شکریہ وقار حسین. اس وقت رحیم یار خان میں گرمی کی شدت اپنے عروج پر ہے. گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے رحیم یار خان کے تمام تھانہ جات کے حوالات میں ٹھنڈی پانے کے واٹر کولر اور ایئر کولر نصب کر دیے گئے ہیں. مزید جانیں گے محمد فاروق سے. جی فاروق. جی بالکل, اس وقت ضلع رحیم یار خان میں گرمی کی جو شدت ہے وہ اپنے عروج پر ہے. گرمی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈی پی او رحیم یار خان منتظر مہندی صاحب نے ضلع بھر کی تمام حوالات میں ملزمان کے لیے ٹھنڈے پانی کے واٹر کولر اور ایئر کولر نصب کروا دیے ہیں. اس وقت ایس ایچ او سٹی اسد اللہ مستوئی ہمارے ساتھ موجود ہے, مزید ہم ان سے جانتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرمی کی شدت کو بھانپتے ہوئے سر منتظر مہندی ڈی پی او صاحب رحیم یار خان نے ہمیں حکم دیا کہ ملزمان کے لیے ٹھنڈے پانی اور ایئر کولر کا انتظام کیا جائے. تو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے ایئر کولر اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیا ہے. تو کرونا کے حوالے سے بھی جو بھی ملزم ہمارے پاس آتا ہے, پہلے ہم اس کا کرونا ٹیسٹ کراتے ہیں, اس کو ماسک دیتے ہیں, اور اندر حوالات کے اندر ہم نے سینیٹائزر بھی رکھا ہوا ہے. سر کا میسج ہے کہ نفرت جرم سے ہے, انسان سے نہیں. جی آپ نے ایس ایچ او سٹی اسد اللہ مستوئی صاحب کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ نفرت جو ہے وہ جرم سے ہے, انسان سے نہیں. جی بہت شکریہ محمد فاروق. محکمہ موسمیات نے آج اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش کی خوشخبری سنا دی. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آج بلائی خیبر پختونخوا, بلائی پنجاب, مشرقی بلوچستان, اسلام آباد, کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا.
कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के ताउन से पैगाम पाकिस्तान अमली सेमिनार का एहतमाम किया गया। पैगाम पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा वर्चुअल सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें इल्मी और अदबी शख्सियात ने ऑनलाइन शिरकत की। सेमिनार में मुफक्किर पाकिस्तान अजीम शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफकार के मौजू पर बात की गई। सेमिनार के शुरका ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फिक्री जिद्दोजहद के हवाले से भी गुफ्तगू की। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2019-20 में हासिल करदा रेवेन्यू की तफसीलात जारी कर दी। FBR ने नजरसानी अहदाफ के 82 अरब रुपए ज़ादी टैक्स इकट्ठा किया, जबकि रेवेन्यू की मद में 3,989 अरब इकट्ठे किए गए। FBR की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2019-20 में हासिल करदा नेट रेवेन्यू 3,826 रहा। पिछले माली साल 2018-19 में 3,895 अरब ग्रास रेवेन्यू हासिल हुआ था। इस साल तारीख में पहली दफा 4 खरब की हद को अबूर करके 4,123 अरब तक पहुंच गई है। कोरोना वबा के बावजूद इनकम टैक्स में शरह नमू 5%, सेल टैक्स में 9% रही, एक्साइज ड्यूटी में 7% और कस्टम में मनफी 8.4% रही। इस साल 235 अरब रुपए के रिफंड भी अदा किए, जो पिछले साल से 69 अरब रुपए जायद हैं। कस्टम ड्यूटी में कमी की बुनियादी वजह गैर जरूरी दरामदात में कमी की दानास्ता कोशिश है, जिससे करंट अकाउंट के खसारे पर काबू पा लिया गया, जिसका महासिल पर बराह रास्त 700 अरब रुपए का असर पड़ा। दिसंबर में FBR का हदफ 5,505 अरब से कम करके 4,803 अरब रुपए कर दिया गया था। फरवरी तक डोमेस्टिक टैक्सों की नमू 27% के हिसाब से हो रही थी। उम्मीद थी कि 4,803 अरब रुपए का हदफ बआसानी हासिल हो सकेगा। कोरोना लॉकडाउन के बायस इस हदफ को मजीद कम करके 3,907 अरब रुपए किया गया, जो FBR के अफसरान और अमले ने नामसाइद हालात के बावजूद हासिल कर लिया। हासिल करदा रेवेन्यू की इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार में बुक एडजस्टमेंट, फॉर्म फेडरल टेरिटरी और नेशनल बैंक के ऑफलाइन ब्रांचेस से वसूलियों के बाद मजीद इजाफा मुतवक्के है। इस साल कोरोना के बायस F32A BR के 30 से ज्यादा अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जिसमें ग्रेड 22 के मोहम्मद जायद खोकर भी शामिल हैं। इन तमाम खतरात के बावजूद FBR के तमाम एहलकार जाम फिशानी और तनदही से अपने फराइज अंजाम देते रहे। मुल्तान में कबूतर उड़ाने का मुकाबला, अंदरून शहर के नौजवान बेकाबू होकर फायरिंग करते रहे, जिससे शहरी खौफ हरास में मुब्तला हैं। मजीद जानेंगे अहमद काशिफ से। अहमद, ये क्या मामला है? ये अंदरूनी शहर का इलाका है, जिसे कि हन्नू का छज्जा के नाम से जो है वो जाना जाता है। वहाँ पर 2 पार्टियों में कबूतर उड़ाने का मुकाबला हुआ था, जिसके बाद फिर जो बिखरे हुए नौजवान थे उन्होंने जोश में हवा फायरिंग की है, जिसकी वजह से पूरा अंदरून शहर जो है वो इससे गूंज उठा था। कबूतर उड़ाने वालों के दरमियान इस किस्म की जो शदीद फायरिंग है, उससे इलाका मकीन भी खासे खौफजदा हो गए हैं। और इस वीडियो में देखा भी जा सकता है कि नौजवान किस शदीद अंदाज में जो है वो फायरिंग कर रही है। मुतलका थाना कोतवाली, मुतलका जो थाना है उसको इतला भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद लोहारी गेट थाने की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो देखने में नहीं मिली है। इसके अलावा शहरियों का ये कहना है कि कबूतर उड़ाते हुए जो नौजवान होते हैं वो जोश से बिखरे हुए होते हैं और बेपर्दगी भी अलहदा होती है। तो इस हवाले से अगर उनको रोकने की कोशिश की जाए तो वो लड़ने मरने पर जो है वो तैयार हो जाते हैं। इंतजामिया ने, शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया इस हवाले से नोटिस ले और खास तौर पर इस किस्म की जो कार्रवाइयों में मुलविस अफराद होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सही कार्रवाई अमल में लाई जाए, हमें हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका। इंतजाम किया जाए पानी के लिए, ठंडे पानी और एयर कूलर। हमें हुक्म दिया कि मुल्ज़मान DPO साहब रहीम यार खान ने को भांपते हुए सर मुंतजर मैदान रही। गर्मी की शिद्दत। जी बिस्मिल्लाह। मजीद हम इनसे जानते हैं। सिटी असदुल्ला मस्तोई हमारे साथ मौजूद, नस्ब करवा दिए हैं। इस वक्त ऐसे जो इलाकों में मौसम गर्म है। मुल्क के बेशतर गरज चमक के साथ बारिश का बल्तिस्तान में आंधी और इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित मशरकी बलोचिस्तान, इस्लाम पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब वालों का कहना है कि आज बलाई खबर का मौसम का हाल बताने वाला मौसम गर्म और मरतूब रहेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की खुशखबरी सुना। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसमियात ने आज इस्लाम। शुक्रिया मोहम्मद फारूक। से नहीं जी जो है वो जुर्म से है। इन साथ सुनिए, इनका ये कहना है कि नफरत जो सिटी असदुल्ला मस्तोई साहब की बात जी आपने ऐसे से नहीं जी भी गुफ्तगू की। फिक्री जिद्दोजहद के हवाले से ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की गई।
सेमिनार के शुरकार के मौजू पर बात की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के उफ़ान अजीम शायर डॉक्टर सेमिनार में मुफक्किर पाकिस्तान ने ऑनलाइन शिरकत की, जिसमें इल्मी और अदबी शख्सियत का एहतमाम किया गया। एक रोजा वर्चुअल सेमिनार का यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी और बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एहतमाम किया गया। पैगाम अमली सेमिनार का के ताउन से पैगाम पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी माली साल 2018-19 रहा। पिछले माह 3,806 करदा नेट रेवेन्यू 2019-20 में हासिल मुताबिक माली साल 2000 से जारी अदाद-ओ-शुमार के FBR की 80 अरब इकट्ठे किए गए। 3,909 किया, जबकि रेवेन्यू की मद में ज़ादी टैक्स इकट्ठा के 82 अरब रुपए FBR ने नजरसानी तफसीलात जारी कर दी। में हासिल करदा रेवेन्यू के साल 2019-20 फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली हैं। कस्टम ड्यूटी में कमी 69 अरब रुपए ज़ायदा किए, जो पिछले साल से 30 अरब रुपए के रिफंड भी आ रही। इस साल 2.84% और कस्टम में मनफी ड्यूटी में 7% 9% रही। एक्साइज सेल टैक्स में नमू 5%, बावजूद इनकम टैक्स में सही है। कोरोना वबा के 22 अरब तक पहुँच गए। 4,103 की हद को अबूर करके पहली दफा 4 खरब था। इस साल तारीख में ग्रास रेवेन्यू हासिल हुआ 895 अरब, में 3,000 कोरोना लॉकडाउन के बाद आसानी हासिल हो सकेगा। अरब रुपए का हदफ बाकी 4,803 हो रही थी। उम्मीद थी 22% के हिसाब से टैक्सों की नमू 70 था। फरवरी तक डोमेस्टिक अरब रुपए कर दिया गया। 4,830 अरब से कम करके 1,505 BR का हदफ 5 असर पड़ा। दिसंबर में 700 अरब रुपए का इसका हासिल पर बराह रास्त पर काबू पा लिया गया, जिससे करंट अकाउंट के खसारे दानास्ता कोशिश है। जरूरी दरामदाद में कमी की बुनियादी वजह गैर शामिल हैं। इन तमाम खतरात के मोहम्मद जायद खोकर भी हैं, जिसमें ग्रेड 22 के अफराद इंतकाल कर चुके हैं। BR के 30 से ज्यादा F32A है। इस साल कोरोना के बाद मजीद इजाफा मुतवक्के से वसूलियों के बाद बैंक के ऑफलाइन ब्रांच टेरिटरी और नेशनल बुक एडजस्टमेंट फॉर्म फेडाई अदाद-ओ-शुमार में हासिल करदा रेवेन्यू की इब्तजूद हासिल कर लिया। नामसाइद हालात के बावजूद अफसरान